19वीं सदी का अंत है। कोई आपसे कहे कि वो बिना किसी तार के सिर्फ हवा के जरिए एक संदेश मीलों दूर भेज सकता है, आप क्या कहेंगी? शायद यही कि ये कोई मजाक है या फिर कोई जादू टोना। हाँ बिल्कुल, उसमें हंसेंगे ही लोग। लेकिन एक नौजवान था जिसके पास कोई बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, न ही कोई फैंसी लैब। उसके पास था तो बस एक आइडिया, और उस आइडिया को लेकर एक जिद। और उसी जिद ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए वायरलेस बना दिया। उस नौजवान का नाम था गुग्रिल्मो मार्कोनी। और आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। ये कहानी सिर्फ एक आविष्कार की नहीं है, ये इस बात की है कि कैसे एक सैद्धांतिक विचार जो सिर्फ वैज्ञानिकों की किताबों में बंद था, एक ऐसी तकनीक बन गई जिसके बिना आज हम अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकते। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। गुगिल्मो मार्कोनी का जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोनिया में। उनके पिता एक अमीर जमींदार थे और माँ एक शाही परिवार से थी। मतलब माहौल और पैसा दोनों था। लेकिन मार्कोनी की दिलचस्पी इन सब में बिल्कुल नहीं थी। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। ये सच है कि उन्हें बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनके परिवार का पैसा और उनके जो संपर्क थे वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा बने। अच्छा। बिना उन संसाधनों के शायद उनका जुनून सिर्फ एक महंगा शौक बनकर रह जाता। तो ये सिर्फ एक गैराज में शुरू हुई कहानी नहीं है। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। तो उन्हें बचपन से ही विज्ञान में, खासकर बिजली और तरंगों में एक जुनून था। और सबसे हैरान करने वाली बात जो बार बार सामने आती है वो ये है कि मार्कोनी कभी किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं हुए। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। कैसे? देखिए, अक्सर यूनिवर्सिटी और औपचारिक शिक्षा हमें एक तय तरीके से सोचना सिखाती है, एक दायरे में। मार्कोनी उस दायरे से बाहर थे। उनकी प्रयोगशाला उनका अपना घर थी, और उनके शिक्षक थे दूसरे वैज्ञानिकों के काम जिन्हें वो पढ़ते थे और उन पर सवाल उठाते थे। तो मतलब वो कर रहे थे जो उस समय के बड़े बड़े प्रोफेसर अपनी लैब्स में सोच भी नहीं पा रहे थे। बिल्कुल। तो यहाँ से कहानी में असली मोड़ आता है। मार्कोनी के काम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1860 के दशक में एक स्कॉटिश वैज्ञानिक थे, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। एक जीनियस, मतलब अपने समय से बहुत आगे। उन्होंने गणित के कुछ समीकरणों के जरिए एक ऐसी थ्योरी दी जिसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया था। बिल्कुल। मैक्सवेल ने कागज पर सिर्फ गणित का इस्तेमाल करके ये साबित किया कि बिजली और चुंबकत्व ये अलग-अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही ताकत के दो रूप हैं। और जब ये दोनों साथ में कह सकते हैं कि नाचते हैं, तो इनसे अदृश्य तरंगें निकलती हैं, जिन्हें आज हम विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जिसे हम रोशनी कहते हैं वो भी असल में ऐसी ही एक तरंग है। हाँ, बस हमारी आंखें उसे देख पाती हैं और बाकी तरंगों को नहीं। ठीक है, तो थ्योरी तो आ गई, गणित भी था, पर फिर दशकों तक कुछ हुआ क्यों नहीं? अगर ये तरंगे थीं तो किसी ने उनका इस्तेमाल करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि उस समय के वैज्ञानिकों के लिए ये सिर्फ एक खूबसूरत थ्योरी थी, एक अकादमिक जीत। मतलब बस कागज पर। हाँ, उनका रवैया था, वाह क्या गणित है, कितने शानदार समीकरण हैं। लेकिन जब कोई पूछता कि इसका असल दुनिया में क्या काम, तो जवाब था कुछ नहीं, ये बस जानने के लिए है। तो फिर एंट्री होती है एक जर्मन भौतिक शास्त्री हेनरिक हर्ट्ज की। 1880 के दशक में हर्ट्ज ने लैब के अंदर मैक्सवेल की थ्योरी को सच साबित कर दिया। जी, उन्होंने एक डिवाइस से चिंगारी पैदा की और देखा कि थोड़ी दूर रखे एक और डिवाइस पर उसका असर हो रहा है, बिना किसी तार के। उन्होंने दिखा दिया कि ये अदृश्य तरंगें वाकई में मौजूद हैं। तो अब तो कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? एक वैज्ञानिक का काम तो पूरा हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने, एक वैज्ञानिक का काम पूरा हो गया था, लेकिन एक इनोवेटर का काम तो यहीं से शुरू होता है। और मार्कोनी वैज्ञानिक से ज्यादा एक इनोवेटर थे। कहते हैं कि हर्ट्ज ने खुद कहा था कि उनकी इस खोज का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा था कि इसका कोई भी व्यावहारिक उपयोग नहीं है। उन्होंने इसे बस ये साबित करने के लिए किया था कि मैक्सवेल सही थे। और मार्कोनी ने इसी लाइन को पकड़ लिया। जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक हर्ट्ज की बात सुनकर आगे बढ़ गए, मार्कोनी ने सोचा, एक मिनट, अगर ये तरंगे हवा में एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, तो ये अपने साथ संदेश क्यों नहीं ले जा सकती? और यही एक वैज्ञानिक और एक इनोवेटर का सबसे बड़ा फर्क है। वैज्ञानिक पूछता है क्या संभव है,
इनोवेटर पूछता है, इससे क्या-क्या संभव है? मतलब मार्कोनी का ध्यान सिर्फ खोज पर नहीं बल्कि उसके इस्तेमाल पर था। बिल्कुल। उन्होंने उस सिद्धांत में एक संभावना देखी, जिसे उसका खोजकर्ता भी नहीं देख पाया था। वो विज्ञान को लैब से निकालकर आम इंसान की जिंदगी में लाना चाहते थे। तो मार्कोनी के दिमाग में ये आइडिया था, पर ये तो सिर्फ एक सोच थी। इसे हकीकत में बदलने के लिए उन्हें कई समस्याओं को सुलझाना था। सबसे पहली चुनौती क्या थी? सबसे पहली समस्या तो यही थी कि इन अदृश्य तरंगों को अपनी मर्जी से बनाएं कैसे। इसके लिए उन्होंने एक स्पार्क गैप ट्रांसमीटर का इस्तेमाल किया। ये क्या होता है? आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा डिवाइस था जो हवा में एक छोटी तेज बिजली की चिंगारी पैदा करता था। हर चिंगारी अपने साथ एक रेडियो तरंग छोड़ती थी, ठीक वैसे ही जैसे शांत तालाब में पत्थर फेंकने से लहरें बनती हैं। ठीक है, तो उन्होंने तालाब में पत्थर फेंकना सीख लिया, लहरें बनने लगी। लेकिन ये लहरें तो कुछ फीट या कुछ मीटर तक ही जाती होंगी। इन्हें मीलों दूर कैसे भेजा जाए? और अब आता है मार्कोनी का असली जादू, उनका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी इनोवेशन, एंटेना। हाँ, उनसे पहले हर्ट्ज जैसे वैज्ञानिक छोटे एंटीना इस्तेमाल करते थे। मार्कोनी ने कुछ बिल्कुल अलग किया। उन्होंने एक लंबा सीधा वर्टिकल एंटीना बनाया, और ये सबसे जरूरी हिस्सा है, उसे तार से जमीन में गाड़ दिया, यानी ग्राउंड कर दिया। एक मिनट, बस जमीन से एक तार जोड़ दिया। ये सुनने में तो बहुत मामूली सा बदलाव लगता है। सुनने में मामूली लगता है, लेकिन इससे सब कुछ बदल दिया। कैसे? जमीन से जुड़कर एंटेना ने पूरी पृथ्वी को अपने सिस्टम का हिस्सा बना लिया। इससे सिग्नल की शक्ति और रेंज कई गुना, मतलब हजारों गुना बढ़ गई। वो अब तालाब में पत्थर नहीं फेंक रहे थे, वो सुनामी पैदा कर रहे थे। कमाल है। तो अब वो शक्तिशाली तरंगे भेज सकते थे, लेकिन दूसरी तरफ कोई उन्हें पकड़ने वाला भी तो चाहिए। एक कान की जरूरत थी जो इन अदृश्य तरंगों को सुन सके। बिल्कुल, और उनका कान एक बहुत ही अनोखा डिवाइस था जिसे कोहिरर कहते थे। कोहिरर? सोचिए, एक छोटी सी कांच की ट्यूब है जिसमें धातु का महीन बुरादा भरा है, जैसे रेत। आमतौर पर इस बुरादे से बिजली पास नहीं हो सकती, लेकिन जैसे ही कोई रेडियो तरंग उससे टकराती थी। हाँ, जैसे ही कोई रेडियो तरंग अपनी हल्की सी ऊर्जा के साथ इस ट्यूब से टकराती, वो बुरादे के कण आपस में चिपट जाते थे और बिजली के लिए एक रास्ता बना देते थे। सर्किट पूरा होता और एक घंटी बज उठती, टिक, मतलब सिग्नल पहुंच गया। तो ये एक तरह का ऑन ऑफ स्विच था जिसे रेडियो तरंगे कंट्रोल कर रही थी। तो उनके पास एक मुंह था, एक आवाज थी और एक कान था। पर इससे एक पूरा संदेश कैसे भेजा जाए? सिर्फ टिक टिक से तो बात नहीं बनेगी। यहीं पर उन्होंने एक पुरानी और भरोसेमंद तकनीक का इस्तेमाल किया, मोर्स कोड। डॉट्स और डैश की भाषा। सही। ट्रांसमीटर को जल्दी से चालू बंद करके वो एक छोटा सिग्नल डॉट भेजते और थोड़ी ज्यादा देर चालू रखकर एक लंबा सिग्नल डैश। ये तरीका शानदार था क्योंकि ये बहुत सरल था। सिग्नल में अगर कोई शोर शराबा हो तब भी ये काम करता था, और लंबी दूरी के लिए एकदम सही था। बिल्कुल। और बस इन चार चीजों को जोड़कर मार्कोनी ने मैक्सवेल की कागजी थ्योरी को एक काम करने वाली, दुनिया बदलने वाली तकनीक में बदल दिया था। तो उन्होंने अपने घर के बगीचे से शुरुआत की, फिर कुछ किलोमीटर्स तक सिग्नल भेजा। लेकिन कहते हैं कि इटली की सरकार ने उनके काम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। हाँ, उन्हें लगा ये किसी काम का नहीं है। तब मार्कोनी अपनी माँ की मदद से इंग्लैंड चले गए। वहां ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस ने उनके काम की अहमियत को समझा और उन्हें समर्थन दिया। और फिर धीरे धीरे वो अपनी रेंज बढ़ाते गए। पहले इंग्लिश चैनल के पार सिग्नल भेजा, और फिर 1901 में उन्होंने कुछ ऐसा करने की सोची जिसे सबने पागलपन कहा। अटलांटिक महासागर को पार करना। हाँ, उन्होंने इंग्लैंड के कॉर्नवॉल से कनाडा के न्यूफाउंडलैंड तक लगभग 3500 किलोमीटर दूर एक वायरलेस सिग्नल भेजने का ऐलान किया। उस समय के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, ये नामुमकिन है, पृथ्वी गोल है और रेडियो तरंगे सीधी रेखा में चलती हैं, वो तो सीधे अंतरिक्ष में खो जाएंगी। और दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक अपनी समझ के हिसाब से तो सही थे, अपनी जगह बिल्कुल सही थे, और मार्कोनी को भी ठीक ठीक नहीं पता था कि ये तरंगे वहां तक पहुंचेंगी कैसे। उन्हें इसके पीछे की पूरी फिजिक्स नहीं मालूम थी। उन्हें बस एक विश्वास था, एक अंदाजा था कि ये काम करेगा। तो फिर उन्होंने ये जुआ खेला ही क्यों? क्योंकि वो एक सच्चे इनोवेटर थे। वो थ्योरी से नहीं, प्रयोग से सीखते थे। उन्होंने कनाडा में एक बहुत बड़ा एंटीना लगाया जिसे पतंगों की मदद से हवा में ऊंचा उठाया गया, और 12 दिसंबर 1901 को तूफानी मौसम के बीच उन्होंने हेडफोन लगाकर सुना 3 छोटे टिक की आवाज। हाँ, मॉर्स कोड में एस अक्षर। वो 3500 किलोमीटर की दूरी तय करके
अटलांटिक पार से आया था। पर ये हुआ कैसे? अगर तरंगे सीधी चलती हैं तो ये तो अभी भी एक सवाल है। इसका जवाब कई साल बाद मिला। विज्ञान ने खोजा कि हमारे वायुमंडल के ऊपर एक परत होती है जिसे आयोनोस्फीयर कहते हैं। अच्छा। ये परत रेडियो तरंगों के लिए एक शीशे की तरह काम करती है। तो तरंगें सीधी अंतरिक्ष में जाने के बजाय आयोनोस्फीयर से टकराकर वापस पृथ्वी की ओर मुड़ जाती हैं और फिर जमीन से टकराकर वापस ऊपर जाती हैं। मतलब जिगजैग करते हुए? हाँ, ऐसे उछलते उछलते वो पृथ्वी के घुमाव के साथ साथ हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेती हैं। मतलब उन्होंने पहले कर दिखाया, दुनिया को बाद में समझ आया कि ये हुआ कैसे। ये तो कमाल की बात है। हाँ, और ये विज्ञान में अक्सर होता है। व्यवहारिक सफलता कभी-कभी सैद्धांतिक समझ से मीलों आगे चलती है। इस अभूतपूर्व काम के लिए 1909 में गुग्लिल्मो मार्कोनी को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला। उनके काम ने रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन, वाईफाई इन सब की नींव रखी। और टाइटैनिक जहाज वाला किस्सा तो सबको पता है। जो 700 से ज्यादा जानें बचीं, वो मार्कोनी की इसी वायरलेस तकनीक की वजह से बचीं, क्योंकि उसी से मदद का संदेश भेजा जा सका था। ये बहुत बड़ी बात है। मार्कोनी खुद कहते थे, मैं थ्योरी नहीं जोड़ता, मैं काम करता हूँ। वो शायद पारंपरिक मायनों में एक महान वैज्ञानिक नहीं थे जो नए सिद्धांत बनाते हैं, लेकिन वो एक आदर्श इनोवेटर थे। उन्होंने अलग अलग जगहों से ज्ञान लिया और उन सब को जोड़कर कुछ ऐसा बनाया जो दुनिया के काम आ सके। सही कहा। उन्होंने साबित किया कि विज्ञान सिर्फ दुनिया को समझने के लिए नहीं, दुनिया को बदलने के लिए भी होता है। आज जब हम अपना फोन उठाकर किसी से बात करते हैं या वाईफाई से जुड़ते हैं, तो हम सब उन्हीं अदृश्य तरंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब उसी एक लड़के की जिद की वजह से मुमकिन हुआ, जिसे उन अदृश्य तरंगों पर खुद से ज्यादा यकीन था। गुग्लिल्मो मार्कोनी, वो इंसान जिसने खामोश हवा को आवाज दी। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना? क्या? कि आज भी हमारे चारों ओर ऐसी कौन सी अदृश्य चीजें या विचार मौजूद हैं जिन्हें आज के वैज्ञानिक शायद सिर्फ थ्योरी मानकर छोड़ रहे हैं। सही बात है। क्या पता कोई अगला मार्कोनी आए और उसी बेकार समझी जाने वाली थ्योरी से हमारी आने वाली दुनिया को पूरी तरह बदल दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि साइंस सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी जिंदगी में चल रही है।